Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार, मेरा नाम आरुषि मिश्रा है। मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हूँ 2020 बैच की, और मैं करेंटली उत्तर प्रदेश कैडर में हूँ। इस समय हमारे पास न्यू कैडर एलोकेशन पॉलिसी आई है 2026 की, जो कि हमारी पिछली जो कैडर पॉलिसी थी 2017 की, उससे बहुत अलग है। इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, जिसके बाद हम ये डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैडर कौन सी सर्विसेज को दिया जाता है। कैडर सिर्फ 3 ऑल इंडिया सर्विसेज को दिया जाता है, जो कि है आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यही 3 ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कैडर बेस्ड सर्विसेज होती हैं और ऑल इंडिया सर्विस कहलाती हैं। तो कैडर होता क्या है? कैडर बेसिकली एक स्टेट होता है जो कि आपको भारत सरकार द्वारा दिया जाता है कि आप प्राइमरीली इसी स्टेट में सर्व करेंगे, और डेप्यूटेशन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट जाएंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है। तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक वो अथॉरिटी होती है जो आपके कैडर में कितने लोग हैं, कितने लोगों को रहना है, कितने ऑफिसर्स रहेंगे, उनकी क्या पॉलिसीज होंगी, क्या रूल्स होंगे, क्या पावर्स होंगी, उनको गवर्न करता है। तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तीनों सर्विसेज का अलग अलग होता है। आईएएस का है डीओपीटी, आईपीएस का है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि वैकेंसीज कैसे डिफाइन होती हैं। वैकेंसीज हमेशा जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है, और उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि हर सर्विस के हिसाब से वैकेंसीज कितनी है। और वैकेंसी का डिटर्मिनेशन यूजुअली हमारा इनसाइडर आउटसाइडर के बेसिस पे होता है, रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड के बेसिस पे होता है, और ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि कैडर एलोकेशन क्या होता है। जब आप सर्विस में सिलेक्ट होते हैं, इन तीनों सर्विसेज में आप कोई भी सर्विस में जब सिलेक्ट होते हैं, फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको एक कैडर एलोकेट किया जाता है। यूजुअली वो ट्रेनिंग से पहले आ जाता है, कभी कभी ट्रेनिंग के बाद भी आता है। तो वो एक कैडर एलोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेशनल कैडर एलोकेशन पॉलिसी पे आगे डिस्कस करते हैं। हमारी जो नेशनल कैडर एलोकेशन पॉलिसी थी 2017 की, उसके कुछ कंसर्न्स थे। कुछ कंसर्न्स जैसे फर्स्ट कंसर्न ये था कि रीजनल इम्बैलेंस हो रहा था। ऐसा दिख रहा था कि क्योंकि हमारे जो स्टेट्स हैं वो जोन्स के हिसाब से बांटे गए थे, और जोन ऐसे थे जो ज्योग्राफिकली क्लोज जोन्स थे। तो जब ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो ऐसा देखा जा रहा था कि रीजनल इम्बैलेंस होता है। ऑफिसर्स प्राइमरीली अपने होम स्टेट को या उसके अगल-बगल की जगह को चूज़ करते हैं, और जब उसको चूज़ करते हैं तो ऐसा देखा गया था कि ऑफिसर्स का कंसंट्रेशन कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, किसी ज़ोन में कम हो जाता है। ये भी देखा जा रहा था कि सर्टेन रैंकर्स, सर्टेन ग्रुप ऑफ रैंकर्स एक पर्टिकुलर ज़ोन में जाते हैं, और कुछ रैंकर्स एक डिफरेंट ज़ोन में आते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज़ थे, और एक महत्वपूर्ण बात देखी जा रही थी कि क्योंकि ये पॉलिसी बहुत टाइम से आ चुकी थी, इसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी बनने लगी थी। उस प्रेडिक्टेबिलिटी और ये सारे इम्बैलेंसेस जो कि गवर्नमेंट को दिखे, उसको देखने के बाद इन्होंने कैडर एलोकेशन पॉलिसी में चेंज लाया है। न्यू कैडर एलोकेशन पॉलिसी जो 2026 की है, उसमें एक फर्स्ट चेंज जो आया है वो वैकेंसी के बारे में आया है। वैकेंसी के बारे में एक इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि कैडर गैप जो होगा, कैडर गैप यानी किसी भी सर्विस का किसी भी स्टेट में कितना एक कैडर का सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, कि फॉर एग्जांपल आईएएस में आपके पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जांपल यूपी है, तो कितने ऑफिसर्स होने चाहिए। कुछ समय पे कुछ ऑफिसर्स रिटायर होते हैं, कुछ वीआरएस लेते हैं, कुछ समय पे कहीं चले जाते हैं।
तो उस बेसिस पे आपकी कैडर गैप बनता है, एक कैडर गैप बनता है, उस बेसिस पे आपकी डिमांड स्टेट भेज सकता है। तो इस समय जो आपका पॉलिसी आई है दैट इज़ वेरी क्लियर कि स्टेट्स को ये अपना कि हमें कितने ऑफिसर्स चाहिए, दैट इज़ उनका वैकेंसीज़ कितनी है, वो 1st ऑफ जनवरी 2026 में जितनी भी आपके गैप होगा, उसके बेसिस पे रिपोर्ट भेजनी है। इस बात पे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये क्लियरली लिखा है कि 1st ऑफ जनवरी को जो कैडर गैप होगा, उस बेसिस पे हमें 31st ऑफ जनवरी तक रिपोर्ट भेजनी है। रिपोर्ट 31st जनवरी तक जा सकती है, परंतु जो कैडर गैप के बाद जिसकी रिपोर्ट जानी है, वो 1st जनवरी को जो स्टेट है, उसके बारे में जाएगी। वो तीनों सर्विसेज़ के बारे में स्टेट गवर्नमेंट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी तब सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव है कि उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट सारे कंबाइन कर लेगी, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इनसाइडर और आउटसाइडर वैकेंसीज़ बनाएगी हर स्टेट की। इनसाइडर और आउटसाइडर का यूजुअली जो रेशियो होता है वो हर स्टेट में वो 1:2 रहता है। 1 इनसाइडर, 2 आउटसाइडर उसके बेसिस पे होता है, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेशन है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और उसके बाद जो है आपकी रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है। रिजर्व्ड भी है तो क्या-क्या कैटेगरीज़ में कितना-कितना रिजर्व्ड है, ये भी एलोकेशन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो बेसिकली हमारी जो वैकेंसीज़ के बारे में बात हो रही है, वो ये इम्पोर्टेंट बात है कि 1st ऑफ जनवरी को जो भी हमारा कैडर गैप मिलता है तीनों सर्विसेज में, स्टेट्स उसको आइडेंटिफाई करके बाय 31st ऑफ जनवरी आपको रिपोर्ट देंगी और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इनसाइडर, आउटसाइडर, रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड और रिजर्व में भी उसके जो पार्ट्स हैं उसके बेसिस पे सीट्स को आइडेंटिफाई करके वैकेंसीज निकाल देगी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि वैकेंसी कब निकालेगी। यूजुअली क्या होता था कि जब एग्जाम का साइकिल 1 से 1.5 साल का होता है। तो जब एग्जाम चल रहा होता है, जब फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है, कभी-कभी आ चुका होता है, उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये कंपाइल हो पाती है स्टेट वाइज़ कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना टाइम लगता है कि उसको आगे फर्दर प्रोसेस करने के और क्लियरली आइडेंटिफाई करने में। तो इस वजह से क्या होता था, कभी-कभी कन्फ्यूजन होता था। परंतु इस बार गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि फॉर एग्जांपल आप 2026 का सीएसई का एग्जाम लिख रहे हैं। अगर आप 2026 का सीएसई का एग्जाम लिखना है तो करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 के 1st ऑफ जनवरी पे जो कैडर गैप रहेगा उस बेसिस पे ही डिफाइन होगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम कोई चेंज कर सकते हैं, जिससे बच्चों के फाइनल रिजल्ट आने से पहले कितनी वैकेंसीज हैं हर सर्विस में वो बच्चों को पहले ही क्लियर हो, जिससे आपके एम्प्लॉयमेंट या आपके एग्जाम देने की चॉइसेस में ऑप्शंस मिल सके बच्चों को कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। जो सेकंड चेंज आया है वो है स्टेट्स की ग्रुपिंग के हिसाब से। इसके पहले ज़ोनल ग्रुपिंग होती थी। ज़ोनल ग्रुपिंग मतलब हमारे ज़ोन 1 टू 5 आइडेंटिफाइड थे, उसमें रीजनल ग्रुप्स के हिसाब से ज़ोन्स में स्टेट्स अरेंज थे और उसके हिसाब से हमारा कैडर एलोकेशन होता था। इस बार क्या किया है, इस बार ग्रुप्स बनाए गए हैं, ज़ोन्स खत्म कर दिए हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं। ग्रुप ए, बी, सी, डी सिर्फ 4 ग्रुप बनाए गए और इन चारों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टेट्स अरेंज्ड हैं। अब इसका मतलब आपका उत्तर प्रदेश त्रिपुरा के साथ भी आ रहा है, झारखंड केरला के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं रह गया कि अब हमारे एक जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एक साथ रहें या साउथ इंडियन स्टेट एक साथ रहें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक साथ रहें। इस सारी चीज़ की जो ज़ोनल ग्रुपिंग थी वो चेंज कर दी गई। अब ए-बी-सी-डी ग्रुप्स जो हैं उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ग्रुप्स अरेंज्ड हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है। इसका यूज़ आप देखेंगे अभी इनसाइडर और आउटसाइडर जब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको सीट्स अलॉट होंगी। जो थर्ड एक चेंज किया है यूपीएससी ने वो एक ये किया है कि पहले हमारे पास ऑप्शन ये रहता था स्टूडेंट्स के पास कि वो अपना होम स्टेट बताते थे, वो अपनी प्रेफ़रेंस बताते थे कि वो उसमें होम स्टेट में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते और उसके बाद जो भी करंट पॉलिसी होती थी उसके बाद एक लाइन से स्टेट्स अपने प्रेफ़रेंस में देते थे कि और यूजुअली कोई भी बच्चा इस हिसाब से देता था कि उसको अगर उसका होम स्टेट नहीं मिल रहा है, तो उसके नियर बाय स्टेट मिल जाए। परंतु गवर्नमेंट ने इस बार चेंज कर दिया है। इस बार की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है इस बारे में कि आप सिर्फ़ अपना होम स्टेट बताएँगे कि आप अपना होम स्टेट क्या डिक्लेयर करते हैं और आप उस होम स्टेट के बेसिस पे होम स्टेट जाना चाहते हैं क्लियरली येस या नो। और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने प्रेफ़रेंस भरें। कोई प्रेफ़रेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आप सिर्फ़ होम स्टेट बता सकते हैं आपका क्या है, आप उसमें जाना चाहते हैं या नहीं। यदि आपको होम स्टेट मिलता है तो वेल एंड फाइन और अगर आपको नहीं मिलता है,
तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपको भारत देश में कोई भी स्टेट अलॉट हो सकता है, कोई भी कैडर अलॉट हो सकता है। यही एक ऑल इंडिया सर्विस का कैरेक्टर है जो इसके माध्यम से बनाया गया है। इसमें एक एक्सेप्शनल रूल बनाया गया है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप होम स्टेट भी बताएँगे और अपना एक प्रेफर्ड स्टेट भी बताएँगे, कि यदि कोई बच्चा पीडब्ल्यूबीडी ग्रुप से है और उसका होम स्टेट वो बताता है कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप आस-पास के किसी स्टेट में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते और आप अपना एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है अपनी पॉलिसी में। अब 4th जो पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होगा कि इनसाइडर एलोकेशन कैसे चेंज हुआ है हमारी न्यू कैडर एलोकेशन पॉलिसी में। तो इस बार का है कि जब हम इनसाइडर एलोकेशन की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो साइकिल्स का इंट्रोड्यूस किया है। ये कैसे वर्क करेगा, जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा है साइकिल्स इज़ अ ग्रुप ऑफ 1 से 25, 1 से 25। अब इसमें कैसे वर्क करेगा, यदि आप एक ऐसा बच्चा है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने होम स्टेट के लिए लिखा भी है और ऑप्ट इन किया है कि मैं एज़ एन इनसाइडर अपने होम स्टेट के लिए कंसीडर होना चाहता हूँ। तो आपको उस हम इन करेंगे, अदरवाइज़ हम आपको अभी कंसीडर नहीं करेंगे, आपको बाद में आउटसाइडर के लिए कंसीडर करेंगे। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लियरली इनसाइडर के लिए कंसिडरेशन हो रहा है। तो मेरिट वाइज़ ऐसे बच्चों को अरेंज किया जाएगा 1 से 25, 26 टू 50, 51 टू 75, 76 टू 100 एंड सो ऑन। बच्चों को मेरिट वाइज़ एक सीरियल नंबर दिया जाएगा। इसमें मेरिट उन्हीं की लाइन से अरेंज होंगी जो लोगों ने होम स्टेट ऑप्ट किया है और वो होम स्टेट जाना चाहते हैं, इनसाइडर जाना चाहते हैं। इसमें जिन्होंने होम स्टेट ऑप्ट ही नहीं किया या जो जाना नहीं चाहते उनको कंसिडरेशन नहीं करते, उनको नेक्स्ट में कंसीडर करेंगे। तो अभी सिर्फ हम इनसाइडर एलोकेशन की बात करते हैं। तो इसमें यही डिसाइड हुआ कि आप अपने आप से आप चॉइस जब देंगे उसके बेसिस पे आपको मेरिट वाइज अरेंज कर दिया जाएगा। आपको साइकिल्स में बाँटा जाएगा। साइकिल इज़ मेरिट नंबर 1 से 25। अगर सभी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 1 से 25 में सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने होम स्टेट लिखा भी और होम स्टेट जाना भी चाहते हैं, तब तो आपका सीरियल नंबर 1 इज़ इक्वल टू रैंक नंबर 1, सीरियल नंबर 2 इज़ इक्वल टू रैंक नंबर 2 ऐसा हो जाएगा। लेकिन बीच में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो होम स्टेट नहीं ऑप्ट करना चाहें, तो आपका जो रैंक है और जो सीरियल नंबर है उसमें फ़र्क आ जाएगा, लेकिन वो मेरिट वाइज़ ही अरेंज्ड है। तो साइकिल आपकी 1 से 25, 26 टू 50 इसी तरह लाइन से आप साइकिल्स में अरेंज हो जाएँगे। साइकिल में अरेंज होने के बाद एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात होती है कि साइकिल में अरेंज होने के बाद होना क्या है? होना यही है कि जब अब ग्रुप्स ऑफ स्टेट बने हैं, एबीसीडी बना है, इस साइकिल नंबर 1 जैसे 1 से 25 आपके सीरियल नंबर के जो बच्चे हैं, उनको आपको ग्रुप नंबर ए से ग्रुप नंबर डी तक चेक किया जाएगा कि लाइन से कि आप इस स्टेट में अल्फाबेटिकली अरेंज जो स्टेट हैं, आप इसमें जाएँगे, इसमें जाएँगे, इसमें जाएँगे। होम स्टेट के बेसिस पे आप किसमें जाएँगे? उस तरह से आपको चेक किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रैंक 3 है, जो कि झारखंड जिसका बच्चा है उसने झारखंड होम स्टेट ऑप्ट किया है, रैंक 3 है। रैंक 1 और 2 झारखंड से रिलेटेड नहीं है, उन्होंने ना ही झारखंड को होम स्टेट माना है। तो रैंक 1 की अपना अलग चलेगा, रैंक 2 अपना अलग चलेगा। लेकिन अब रैंक 3 जब आएगा, तो उसको फिर से जब ग्रुप ए में देखेंगे उसका स्टेट नहीं है, ग्रुप बी में देखेंगे उसका स्टेट उसको दिख गया। जब उसका स्टेट दिख गया तो उनको झारखंड में अगर उसकी कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अनरिजर्व्ड हैं या रिजर्व्ड हैं और रिजर्व्ड में भी आप कौन से श्रेणी में आते हैं। तो अगर आपका वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही होगी तो आपको तुरंत आपका होम स्टेट दे दिया जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल्स चलनी है। जो साइकिल है उसको हम एबीसीडी ग्रुप वाइज चेक करेंगे। एक-एक बच्चे को सारे स्टेट्स चेक करेंगे। हम सारे आपके कैडर्स चेक करेंगे। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की होती है कि हमें ये जो आपका पॉइंट है, ये इनसाइडर वैकेंसी सैचुरेशन के लिए है। वो किस तरीके से होगी? 3 माध्यम से होगी। इनसाइडर वैकेंसी सैचुरेशन का मतलब कि जो एलिजिबल बच्चे हैं, जो कि अपने होम स्टेट में जा सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के, तो उनको होम स्टेट भेज दिया जाए। उसी के लिए ये पहला जो सेगमेंट है हमारा चल रहा है। तो सैचुरेशन के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, यदि आप उस कैटेगरी के बच्चे हैं, उस साइकिल में आए, आपको वो स्टेट दे दिया गया। दूसरा, ये इस तरीके से चेक किया जाएगा कि कोई बात नहीं, आपकी सारी वैकेंसी भर गई, तो भी आपको कैसे दिया जाए। तीसरा कि अगर आपने नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं भर पाया, तो उस सीट का क्या करेंगे? क्योंकि सीट का जो आगे कैरी फॉरवर्ड की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की पहले ये पॉलिसी थी कि अगर रह जाती है इनसाइडर सीट, तो अगले साल जोड़ दी जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा कांसेप्ट नहीं है। आगे नहीं जुड़ेगी, अगले साल नहीं जाएगी, कैडर को सैचुरेट करना है।
तो अब बहुत ही आराम से हम समझते हैं कि इनसाइडर एलोकेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। जैसे आपने समझा कि रैंक 3 अगर झारखंड से है, तो उसको कैसे अपना होम कैडर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 25 तक में रैंक 3 भी झारखंड का हो, रैंक 11 भी झारखंड का हो, रैंक 21 भी झारखंड का हो। अगर ऐसा केस होता है तो क्योंकि हमारा रूल है कि पहला इटरेशन जब चलेगा, पहला इटरेशन का मतलब ये पूरी साइकिल ऑफ 1 से 25 जो बच्चे हैं, उनको हम एबीसीडी सारे ग्रुप में घुमाएँगे। तो एक कैडर का एक इनसाइडर सीट एक ही बार मिल सकती है। इसका मतलब मैं समझाती हूँ कि झारखंड का एक बच्चा था रैंक 3, वो इटरेशन जब आपका चला 1 से 25 रैंक में कितने आ गए? 3, 11, 21 3 लोग आ गए। जब थर्ड वाले को मिल गया झारखंड अपना, चाहे जनरल कैटेगरी से चाहे नॉन जनरल कैटेगरी से, उसको मिल गया है, तो अब जो 11th रैंक का बच्चा है उसको इस इटरेशन में किसी भी कीमत पे झारखंड के लिए चेक नहीं किया जाएगा। अब वो साइकिल नंबर 2 में चला जाएगा, मतलब जो साइकिल नंबर 2 आपकी थी 26 से 50 की साइकिल, उसमें वो रैंक नंबर 11 भी आगे अरेंज हो जाएगा कि जब वो वाली साइकिल चलेगी उस इटरेशन में तो इसको चेक कर लिया जाएगा। अब रैंक नंबर 21 भी तो है, ये भी तो 1 से 25 के बीच में, इसका क्या होगा? ये थर्ड साइकिल में चला जाएगा, ये चला जाएगा 51 से 75 वाली साइकिल में, रैंक नंबर 21 भी अरेंज हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, स्टेप वाइज़ जब आप देखेंगे, जब पहला इटरेशन चला 1 से 25 तो जिसमें जितने भी पॉसिबल थे कि जिनको इनसाइडर दिया जा सकता है, एक बच्चे को एक इनसाइडर एक स्टेट में एक ही बार दिया जा सकता है, सबको मिल जाएगा। अब जब हम ये हमारी साइकिल्स हैं, साइकिल आपकी 100 के बाद 101 से 125 भी जाएगी। इस तरह की जब साइकिल्स आपकी लाइन से चलेंगी तो एक-एक करके कैंडिडेट्स छँटते जाएँगे। साइकिल 1 से कुछ छँट के जिनको नहीं मिला होम स्टेट, वो साइकिल 2 में आगे लग जाएँगे लाइन से। जब साइकिल 2 वाले फिर से इटरेशन में आएँगे एबीसीडी के, उनको नहीं मिलेगा जिसको इनसाइडर, वो छँट के साइकिल 3 में चले जाएँगे, वो आगे लग जाएँगे। अब जब साइकिल 3 चलेगी तो फिर से ये ऐसा होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, साइकिल बहुत बार चलेगी। साइकिल ऐसा नहीं है 4 बार चलेगी, हर बार 25 के ग्रुप में मेरिट वाइज़ जितने बच्चे बचते जाएँगे, बार-बार साइकिल चलेगी और बार-बार हर साइकिल में जब चलती है, हर इटरेशन, एक इटरेशन का मतलब है एक साइकिल को हम पूरे एबीसीडी में घुमा रहे हैं सारे स्टेट्स में। तो हर बार हर इटरेशन में कुछ बच्चे को मिलता जाएगा, कुछ बच्चे बचते जाएँगे। तो मैक्सिमम इनसाइडर सीट्स जो कि इनसाइडर्स को जा सकती थी, उनके कैटेगरी के बेसिस पे वो उनको मिल जाएँगी। तो अब ये मिल गई। सेकंड पॉइंट ऐसा है, इसमें जो सेकंड पार्ट है हम सैचुरेट कैसे करेंगे, ऐसा हो सकता है ये करने के बाद भी कि कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की सीट है, इनसाइडर की भी है, लेकिन कोई बच्चा आया ही नहीं जो कि अनरिज़र्व्ड कैटेगरी का हो, जिसको वो सीट मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो झारखंड की सीट की मैं बात कर रही हूँ, मान लो झारखंड की सीट एक है, जो कि अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की थी, इनसाइडर की थी, परंतु कोई बच्चा है ही नहीं ओवर द सिलेक्शन कि आईएएस में, अगर आईएएस के लिए चल रही है या अगर आईपीएस के लिए चल रही है, आईएफएस के लिए, सबके लिए, तीनों के लिए अलग-अलग चलेगी जब चलेगी। जिस भी सर्विस के लिए चल रही है उसका कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा आया ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, ये इनसाइडर सीट को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। ये इनसाइडर सीट तुरंत ऑफर होगी एक ऑर्डर जैसा कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन ये डीओपीटी ने अपने नोटिफिकेशन में निकाला है कि अगर अनरिजर्व्ड सीट है तो इनसाइडर है तो उसको किसके लिए चेक किया जाएगा? पहले एसटी इनसाइडर के लिए चेक कर लिया जाएगा, फिर एससी इनसाइडर के लिए चेक किया जाएगा, फिर ओबीसी इनसाइडर के लिए चेक किया जाएगा। इसका मतलब कि कोई जनरल सीट खाली है, उसमें कोई बच्चा जनरल का नहीं आया है, इनसाइडर उसी स्टेट का, तो देखा जाएगा कि यदि कोई ऐसा एसटी बच्चा इनसाइड तो नहीं है जिसने इनसाइडर भरा हो और वो आना चाहता हो। तो अगर कोई एसटी बच्चा है तो उसको तुरंत दे दिया जाएगा। अगर एसटी बच्चा नहीं है तो एससी बच्चा चेक किया जाएगा। इस तरीके से लाइन से चेक करे जाएँगे। ये एक साइकिल है आपका अनरिजर्व्ड, एसटी, एससी, ओबीसी। यहाँ पे किसी भी साइकिल में मान लो फॉर एग्जांपल ओबीसी बच्चा नहीं है, तो फिर से चेक किया जाएगा ओबीसी की सीट के लिए बच्चा नहीं है तो एसटी के लिए है क्या, एससी के लिए है क्या, इसलिए चेक करते हैं। लेकिन जिस बच्चे को हम सीट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसटी बच्चे को जो इनसाइडर था हमने उसको जनरल की सीट तो दे दी, लेकिन वो एसटी की सीट बाकी ऑल टुगेदर खत्म कर दी। उसकी सीट अपने आप बची रहेगी, परंतु उसको जनरल की सीट मिल जाएगी। एससी वाले बच्चे की अपनी सीट बची रहेगी लेकिन उसको एसटी की मिल जाएगी। ओबीसी की अपनी बची रहेगी लेकिन उसको एससी की मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा उस कैटेगरी का है ही नहीं, यदि जिस कैटेगरी का है अगर आ गया है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी एक थर्ड पॉइंट बचता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई कोई सीट ऐसी हो जो किसी पर्टिकुलर कैडर में हो जो कि
इनसाइडर में किसी ने ऑप्ट ही ना करी हो। एक ऐसा भी स्टेट हो सकता है कि जिसमें बहुत ही ऐसा, अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल केरला, केरला को किसी ने जनरल, कोई ऐसा बच्चा ही नहीं था उस साल जिसने उसको जनरल में ऑप्ट किया हो या किसी अन्य कैटेगरी में भी ऑप्ट किया हो। तो अगर नहीं ऑप्ट किया है तो केरला की इनसाइडर सीट का क्या होगा? केरला की इनसाइडर सीट, जैसा कि नोटिफिकेशन कहता है, कि वो आउटसाइडर सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका यह मतलब है कि कोई भी सीट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, गवर्नमेंट उसको अगले साल नहीं होगी। आपकी अगर इनसाइडर सीट थी तो वो किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट भरेगी, और यदि नहीं भर पाती है तो वो एक आउटसाइडर सीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और आउटसाइडर सीट का एलोकेशन हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। जब हम ये कैडर एलोकेशन देख रहे थे इनसाइडर का, तो इसमें ये आउटसाइडर का जो हम अभी डिस्कस करेंगे, कैडर एलोकेशन, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे डीओपीटी ने क्लियरली मेंशन करी है कि यदि कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उसको हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा है जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जिसको अपने आप से इनसाइडर वैकेंसी में जब वो गया इटरेशन में तो उसको नहीं मिला, तो उसके बाद जब सेकंड पॉइंट आता है कि हम वो सीट को कन्वर्ट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अनरिजर्व को हम एसटी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर कोई ऐसा है जिसने अपना होम स्टेट ऑप्ट किया है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू दी अदर कैंडिडेट। ये एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे गवर्नमेंट ने लिया स्टेप है। उसी के कंटिन्यूएशन में जब हम आउटसाइडर को कंसीडर करते हैं, आउटसाइडर कैडर एलोकेशन होता है जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है, वो कैसे होता है? जब हम उसकी स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्ट भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से होती है। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, जब हम इस तरीके से, आपकी फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है हमारा, कि हम इनसाइडर कैडर एलोकेशन कैसे करेंगे, इस हम लगातार कंटिन्यूअस साइकिल्स में जाएंगे, जो कि ग्रुप ऑफ कैडर्स एबीसीडी के थ्रू नंबर ऑफ इटरेशंस करते जाएंगे, तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इनसाइडर में सेटल हो सकते हैं वो जा चुके हैं। तो अब जो भी बच्चा बचा है वो वही बच्चा बचा है, या तो उसने होम स्टेट जाने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं करी थी, तो या तो वो बच्चा बचा है या वो बच्चा बचा है जो फाइनली होम स्टेट नहीं जा पाया है। इन बच्चों को गवर्नमेंट अगेन अरेंज करेगी, एक पूरे मेरिट बेसिस की लिस्ट में अरेंज करेगी, फिर से ये लिस्ट बनेगी, फिर से ये साइकिल में बांटे जाएंगे, 1 से 25 तक की साइकिल में, 25 के ग्रुप में, 26 टू 50 एंड ऑनवर्ड्स। अब इनको साइकिल में बांटा जाएगा, तो अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि अब इटरेशन कैसे चलेगा। अब इटरेशन ऐसे चलेगा कि ये साइकिल 1 के बच्चे हैं, जो अब नया साइकिल बना है, नई मेरिट के हिसाब से जो बच्चे बच गए और जो बच्चों ने ऑप्ट नहीं किया, उनको रैंक वाइज अरेंज करके 25-25 के ग्रुप में साइकिल्स में बांटा गया। तो साइकिल 1 जो है, जिसमें अब नए 25 बच्चे, वही 25 बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो 25 बच्चे वो कहाँ पे, उनको कैडर कहाँ से दिया जाएगा? ग्रुप ए में दिया जाएगा। ग्रुप ए में जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 25 बच्चे हैं, रैंक वाइज इनसे देखा जाएगा कि लाइन से जो जो स्टेट में खाली सीट है आउटसाइडर की, उसको वैसे वैसे लाइन से फिल कर दे रहे हैं। उसमें ये नहीं प्रेफरेंस देखा जाएगा कि ये बच्चे को यहाँ भेजा जाए, वहां भेजा जाए, ये लाइन से अरेंज है, अल्फाबेटिकली अरेंज है। ग्रुप साइकिल 1 वाला बच्चा ग्रुप ए में चेक किया जाएगा, साइकिल 2 वाला बच्चा ग्रुप बी में, साइकिल 3 वाला बच्चा ग्रुप सी में, साइकिल 4 वाला बच्चा ग्रुप डी में, फिर से साइकिल 5 भी होगी। कुछ बच्चे बचेंगे ना, हर बार जो बच्चे बचेंगे वो नेक्स्ट साइकिल में चले जाते हैं, तो वो जो साइकिल 5 वाला बच्चा है फिर वो ग्रुप ए में चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे पूरा जितनी भी आउटसाइडर वैकेंसी बची हैं, जो आउटसाइडर वैकेंसी थी या इनसाइडर वाली जो आउटसाइडर में कन्वर्ट हो गई है, ये सारी वैकेंसी को इस तरीके से लाइन से भर दिया जाएगा। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब ये हम फिल कर रहे होंगे, ग्रुप साइकिल 1 के बच्चे को हम ग्रुप ए में डाल रहे हैं, तो देखेंगे कि ये साइकिल 1 में ग्रुप ए में फॉर एग्जांपल 5 स्टेट्स हैं। तो क्या इन पांचों स्टेट में कभी किसी स्टेट को ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले स्टेट को, फॉर एग्जांपल एगमोट को कोई इनसाइडर मिला ही नहीं था। एगमोट ने जो सीट निकाली थी अपने हिसाब से, एगमोट ने, कैडर ने जो सीट्स गवर्नमेंट को दी थी, गवर्नमेंट में उसने ऐसा गवर्नमेंट ने डिवाइड किया कि इनसाइडर उनको वैकेंसी दी ही नहीं, किसी बच्चे ने भी इनसाइडर ऑप्ट नहीं किया, और लेकिन आउटसाइडर की ही वैकेंसी दी। तो इसका मतलब एगमोट एक ऐसा कैडर है इस ग्रुप ए वाले कैडर्स में जिसके पास इनसाइडर सीट है ही नहीं, इनसाइडर उसको मिला ही नहीं। मतलब अभी तक इतना जब हम पूरा साइकिल कर चुके हैं इनसाइडर एलोकेशन का, तो उसको एक भी ऑफिसर अलॉट नहीं हुआ। तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे कि जब ये 1 से 25 को दे रहे हैं कि 1 से 25 में जो बच्चे अरेंज्ड हैं, तो मेरिट नंबर 1, जो सीरियल नंबर 1 बच्चा है, कि अगर एगमोट को
एक भी ऑफिसर अभी तक नहीं मिला तो पहले उसको दे देते हैं, फिर लाइन से अल्फाबेटिकली चलेंगे। इसी तरीके से ग्रुप बी में होगा, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये सारा अपने को क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो 6 नंबर का पॉइंट है, ग्रुप रोटेशन। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें रोटेशन की बात करी गई है कि जो ये ग्रुप्स हैं स्टेट के, इनको रोटेट करेंगे। तो इसको रोटेट कैसे करेंगे, ये बेसिकली इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों के लिए अप्लाई होगा। इनसाइडर और आउटसाइडर एलोकेशंस के लिए दोनों के लिए अप्लाई होता है। और ये कैसे होगा, ये हर साल ये साइकिल चेंज होगी। मतलब जैसे आपने इनसाइडर में भी देखा और आउटसाइडर में भी देखा, जब भी ग्रुप की स्टार्टिंग होती है, जब भी साइकिल की स्टार्टिंग होती है, साइकिल अपने फर्स्ट इटरेशन पे जाता है, तो साइकिल सबसे पहले किस ग्रुप में जाता है? ग्रुप नंबर ए में जाता है। चाहे वो इनसाइडर में भी हो, चाहे वो आउटसाइडर में हो, ग्रुप नंबर ए से शुरुआत होती है। लेकिन वो आज अगर इस साल ग्रुप नंबर ए से शुरुआत हो रही है, तो अगले साल का जब एग्जाम होगा, तो ग्रुप नंबर बी से शुरुआत होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने आउटसाइडर में देखा कि साइकिल नंबर 1 ग्रुप नंबर ए से स्टार्ट हो रही थी, साइकिल नंबर 2 ग्रुप नंबर बी पे जा रही थी। तो अगले साल ऐसा होगा कि साइकिल नंबर 1 ग्रुप नंबर बी से स्टार्ट होगी, साइकिल नंबर 2 ग्रुप नंबर सी से जाएगी और एन अकॉर्डिंगली चलेगा। इससे बेनिफिट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारे सभी स्टेट्स को ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अच्छे मेरिट बेस्ड ऑफिसर्स मिलेंगे, नंबर ऑफ ऑफिसर्स भी फुलफिल्ड रहेंगे और जो कोई भी रीजनल बायसनेस है वो खत्म हो जाएगी। एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉलिसी ने हाईलाइट किया है कि 2 कैटेगरी में हाईलाइट किया, एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और एक ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के लिए गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि वो एक अलग से कैटेगरी नहीं है फॉर द कैडर एलोकेशन। सिलेक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है कैडर एलोकेशन की। तो कैडर एलोकेशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, वो अनरिजर्व के साथ ही चलेगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा बेस्ड ऑन देयर कैडर प्रेफरेंस। और इसमें ये भी गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहां पे उनको उनका होम स्टेट भी नहीं मिल रहा और उनका प्रेफर्ड स्टेट भी नहीं मिल रहा, तो अगर प्रेफर्ड स्टेट नहीं मिला है तो उस केस में गवर्नमेंट को चाहे उनके प्रेफर्ड स्टेट में एक वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ जाए, परंतु वो एक वैकेंसी भी क्रिएट करेंगे और उसको उस व्यक्ति को उसका प्रेफर्ड कैडर देंगे। होम स्टेट नहीं तो प्रेफर्ड कैडर जरूर देंगे। तो यही कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमारी न्यू कैडर एलोकेशन पॉलिसी के थे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे ये पॉलिसी क्योंकि 2026 एग्जामिनेशन से इम्प्लीमेंटेशन में आ चुकी है, तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बीतेगा, तो जब ये पॉलिसी और इम्प्लीमेंट होगी तो हमें और क्लैरिटी समय के साथ आएगी। इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।